हेलो बच्चों, माय नेम इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। बच्चों, शुरुआत करते हैं टॉपिक रेस्पिरेशन की और जानते हैं कि पिछले बीते कुछ सालों में टॉपिक रेस्पिरेशन से किस तरह के सवाल बने हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली ये आइडिया तो लग जाएगा बच्चों कि आपकी बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है। कैसी चल रही है से मेरा मतलब है कि किस तरह से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है अपने वर्ड्स के अंदर, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हमें किस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अपने आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं बच्चों अपने इस वंडरफुल वीडियो की। पहला यहां पे हमारा क्वेश्चन है वो है दिस: write 2 different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. 2 different ways. Key points: 2 different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. Write the products formed in each cases. आपको हर एक केस में प्रोडक्ट बताने। आपने वो चार्ट तो पढ़ा ही है ना एनसीईआरटी में, आपने वो चार्ट तो पढ़ा ही है। और अभी हमने जब 1 मार्क वाले क्वेश्चन के बारे में बात की तो हमने 2 प्रोसेसेस समझी बच्चों, और वो प्रोसेसिंग कौन सी थी? एक था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड और दूसरा था आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल वही, हम उसी चार्ट के बारे में यहां पे इस क्वेश्चन में बात करेंगे। ये जो सवाल है 2 मार्क्स का, ये 2019 में पूछा गया है। और काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के ऊपर अक्सर फ्रीक्वेंटली जो सवाल हैं वो पूछे जाते रहे हैं। तो ये सवाल में आपको क्या करना है? 2 डिफरेंट वेज जो हुए इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। द वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हमने बात की। तो ग्लूकोज बना, यहां देखिए कि किस तरह से इसका ब्रेकडाउन होगा। तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, ये प्रोसेसिंग को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, ग्लाइको रिलेटेड टू द ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। बायोलॉजी में लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना, यानी किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज का। और ये जो प्रोसेसिंग होती है पूरी की पूरी, ये कहां देखने को मिलती है हमें? ये प्रोसेसिंग यानी कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, ये पायरुवेट जो है ये एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है, अपना 2 मॉलिक्यूल बता रहा है। अच्छा ठीक है, तो पायरुवेट बना यहां पे, सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट बना। और ये जो प्रोसेसिंग हुई ये कहां पर हुई? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल में नहीं, साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद ये आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलती है, ये कहां देखने को मिलेगी? जब ऑक्सीजन वाली प्रेजेंस होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चार्ट आप लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, एंड दैट चार्ट इज वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये यहां से क्या बना? एनर्जी निकली। तो एवरेज जो मॉलिक्यूल निकलते हैं हमारे, लगभग कितने निकलते हैं? 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई ना? तो ये होता है एरोबिक में। एनारोबिक में आप लोग उस चार्ट में 2 चीजें देखते हैं, जहां पर आप एक मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन देखते हैं। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने की वजह से फिर वो क्रैम्प्स को लीड करता है। दूसरा, आप लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि यीस्ट में आप देखते हैं प्रोसेसिंग को। यहां पर जो बात की गई है एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और, आपको इसके एंड प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है। तो ये इसके एंड प्रोडक्ट्स हुए, ये हो गए एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात करें तो वो हो गया पायरुवेट। ठीक है जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स यहां पे बने वो लैक्टिक एसिड बनता है एक, तो उसके अलावा इथेनॉल बनता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। आप उस चार्ट में देखिएगा, यहां इथेनॉल की कंडीशन अलग है, जबकि लैक्टिक एसिड की हमारी मसल सेल के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगेन ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट बना। अब की बार क्या हुआ? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन। अक्सर एथलीट्स की बॉडी में ये लैक्टिक एसिड्स देखने को मिलते हैं। खेलते खेलते थक जाते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो जब ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है तो वहां लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन मसल सेल के अंदर होने लगता है, जो कि लीड करता है किसको? क्रैम्प को। और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उस एथलीट को अपने खेल को रोकना पड़ता है, और एक टाइम पीरियड के बाद जो है, थोड़े से टाइम पीरियड के बाद वो क्रैम्प्स जो है वो ठीक हो जाते हैं फिर से। तो ये चार्ट आपको समझ आया ना? यहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ इन यहां पे आपको, और प्लस एनर्जी,
एज कंपेयर टू दिस कम अमाउंट में एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये आप 3 वेज भी बता सकते हैं, अगर चार्ट पूरा पूछा जाता है तो 3 वेज, लेकिन यहां पर सवाल सिर्फ आपके 2 डिफरेंट वेज पूछे गए हैं, तो ये दोनों आप इसमें बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन, किस तरह से प्रीवियस ईयर्स में कई सालों में पूछा गया है, तो वो चीज आपको यहां पे इसमें देखनी थी। तो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। सो पहला जो यहां पे सवाल है 3 मार्क्स का, जो कि पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर्स में। सवाल है कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई कहां पढ़ते हैं आप? अब एक सवाल एक बात इससे पहले कि जब भी आप किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सिस्टम से रिलेटेड उसके जो पार्ट्स उसको कंसिस्ट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसके बारे में स्टडी जरूर करनी चाहिए। तो एल्वियोलाई आप कहां पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो भी कहां? लंग्स के अंदर, जहां पे आप ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स की स्टडी करते हैं। एल्वियोलाई की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एल्वियोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहां पर इस बलून लाइक स्ट्रक्चर का, इस एल्वियोलाई का प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में फंक्शन पूछा गया है। तो सिंपली जब हम बात करते हैं तो इस एल्वियोलाई का जो फंक्शन है, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वो क्या है? दैट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो उसकी एक प्राइमरी साइट है ये एल्वियोलाई। सिंपल वर्ड्स में, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये अगला पार्ट पूछा गया है इसमें, यानी कि 3 पार्ट्स में डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे गए हैं, राइट। अब क्यों उनमें ब्रीदिंग फास्ट होती है, उनमें स्लो होती है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे, दैट इज अ 2 पाथवे, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। प्रीवियस अभी हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को समझा था, जहां पे हमने बात की थी अबाउट 2 वेज। और ये दोनों वेज कौन कौन से होते हैं? एक वेज जहां पर आप बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनारोबिक मोड ऑफ वे, राइट। ये सवाल 2020 में जो है वो पूछा जा चुका है, ये सवाल 2020 में पूछा जा चुका है। तो लेट्स बिगिन कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला पार्ट जो फंक्शन एल्वियोलाई का पूछा गया, एल्वियोलाई क्या है? दैट इज, मैंने क्या बोला आपको, आप लिख ले वही एनसीईआरटी में जहां एल्वियोलाई बना हुआ लिख लो कि दैट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। O2 को इन करना, CO2 को बाहर करना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, राइट। सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई, जैसे कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकल फॉर्म बता रहा हूं कि ये एक आप सोच सकते हैं इस तरह की, दैट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, और ये प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के फंक्शन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा कि क्यों, दूसरा फंक्शन जो है यहाँ पे कि दैट इज द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई फैसिलिटेट द रैपिड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वियोलाई एयर एंड द ब्लड। तो यहां ये एल्वियोलाई का जो कनेक्शन होता है ना, ये डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज के साथ है। अब यहां से सीधा आपकी जो ऑक्सीजन अगर आप इनहेलेशन कर रहे हो तो वो जाके ब्लड में मिल गई एल्वियोलाई के बाद, यानी ब्लड कैपिलरीज के। और जब आप एक्सहेलेशन की प्रोसेस कर रहे हो तो CO2 यहां से, ब्लड से यहां और यहां से सीधा बाहर, सीधा इंदा मतलब ये नहीं कि सीधा एल्वियोलाई से बात, पाथवे होता है, देयर इज अ पाथवे, राइट, कि किस तरह से नॉस्ट्रिल में जाएगा, फिर नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इस तरह से पूरा पाथवे होता है, राइट। तो ये 2 फंक्शन हुए ना इसके, ये हमें समझ आया किसका, एल्वियोलाई का। उसके बाद सवाल आया है जो कि अक्सर पूछा गया है कि क्यों जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ब्रीथ फास्टर। देखिए सिंपली अगर मैं बताऊं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जल में रहने वाले, तो वहां उनको जो ऑक्सीजन मिलती है वो कैसे मिलती है, डिसॉल्व फॉर्म में, यानी वाटर से मिल रही है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस, तो हमें ऑक्सीजन कहां, हमारे सराउंडिंग में भरपूर है ऑक्सीजन, कमी नहीं है। तो इस वजह से दे ब्रीथ फास्टर, क्योंकि उनको पानी से ऑक्सीजन निकालनी है और हमें कहीं से भी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें जो है ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रही है। तो क्या कहता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, यानी कि उनको H2O में से चाहिए जो कि इसके अंदर में ऑक्सीजन है, थ्रू देयर गिल्स। The amount of dissolved oxygen is quite small as compared to the amount of oxygen in the air. तो यहां ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में थोड़ी सी ज्यादा है।
So therefore to obtain required oxygen from water, aquatic organism have to breathe much faster. तो वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. यही एक डिफरेंस है जो अक्सर पूछा गया है और ये जवाब आप लिख सकते हैं, राइट. तो ये एक हमारा इसका आंसर हो गया. आगे जब हम इस पूरे पाथवे की जो आगे पूछा गया था कि आपको उसको कंप्लीट करना है, तो भाई अभी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि पाइरुवेट में ब्रेक डाउन होगा. ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जबकि ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. ये प्रोसेसिंग आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी और कहां पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहां, इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहां से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ तो CO2 एनर्जी, CO2 H2O ये यहां पे रिलीज होता हुआ आपको मिलेगा. ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है यहां पे, आगे ATP की फॉर्म में. किस फॉर्म में, इन द ATP फॉर्म. और ज्यादा है तो ATP के कितने, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कितना, 38 ATP मॉलिक्यूल जो है वो हमें मिलते हैं इसके अंदर. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, ये सवाल इसमें पूछा गया था. तो इनको 3 स्टेप में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. आते हैं अगले सवाल पे. क्या कहता है, 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. 3 पॉइंट डिफरेंशिएट बताने हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. 2016 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है. 2016 में ये सवाल पूछा गया. नॉर्मली अगर मैं ब्रीदिंग के बारे में बताऊं आपको एक बेसिक डिफरेंस, तो दैट इज अ नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेज. O2 in, CO2 आउट, दैट इज ब्रीदिंग. जबकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये नॉर्मल क्या है, O2 इन और CO2 बाहर. जबकि जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो ये एक पूरी की पूरी सेलुलर प्रोसेसिंग होती है. कैसी होती है, सेलुलर प्रोसेसिंग यहां हमें देखने को मिलती है, जहां एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ फूड जो है ऑक्सीजन की हेल्प से फर्दर आगे ब्रेक डाउन होता है. अब ये क्या आगे की प्रोसेसिंग होती है इसको समझते हैं हम एक टेबल के थ्रू. तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जहां फिजिकल प्रोसेस समझते हैं ना, ऑर्गन, आपके ये ऑर्गन जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं. एंड इट इज इन्वॉल्व्स इन इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ फॉल एयर. यानी कि O2 आपकी इन और CO2 जो है वो बाहर. In respiration, it is a biochemical process. It involves the exchange of respiratory gases and also oxidation of food. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ, यहां ऑक्सीडेशन आया तो इसका मतलब यहां ऑक्सीजन के बारे की बात हो रही है. तो सिंपल ब्रेकडाउन होना, और जो फूड है सिंपलर फूड का आगे ब्रेकडाउन होना और सिंपलर फूड के अंदर. दैट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. देख, एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होती है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने नाम दिया, तो वो एक इट इज बोथ एक एक्स्ट्रा सेलुलर भी एज वेल एज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस जो है वो देखने को हमें मिलती है. जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इंट्रा सेलुलर पोजिशन हो गई. जब आप बाहर सेल के बारे में बात करें तब वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस हमें देखने को मिलती है. यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो दोनों ही चीजें शो करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी. जब आप रिमूव कर रहे हैं उसको तब वो बाहर, जब उससे आ रहा है सेल से बाहर, तब वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है. लेकिन जब अंदर सेल के हो रहा है या सेल ऑर्गेनल में हो रहा है अंदर, तब वो इंट्रा सेलुलर प्रोसेसिंग कहलाती है. ब्रीदिंग में आपको किसी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आपको नॉर्मल ऑक्सीजन और CO2 को छोड़ने के लिए, ऑक्सीजन को इन करने के लिए आपको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है. आप ऑक्सीजन आराम से इन कर सकते हो. जबकि यहां आपको नंबर ऑफ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर. तो चार्ट क्या कहता है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एंजाइम एक्शन, rather 2 types of muscles are involved in this process. muscles की involvement है सिर्फ इतना. that involves a number of enzymes required for the oxidation of food. फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें देखने को मिलती है. तो ये एक डिफरेंस हमारा यहाँ पे इनके अंदर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उतना ही था उसमें. तो ये 2016 में अगेन क्या कहता है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. अगेन द ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको कहा कि वो जो त्रिशूल आपकी बुक में बना हुआ है ना, जिसमें आप बात करते हैं कि 2 प्रोसेस आपकी एनारोबिक हो गई और एक आपकी एरोबिक हो गई, और ये प्रोसेस कौन सी होती है हमारी, ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, है ना. बार बार इसमें सवाल जो है वो पूछे जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर. तो अब ये चार्ट आपको, अगेन वही चार्ट जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उसी चार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखिए वही ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें टूटा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में.
जहां पर एनर्जी रिलीज हुई, आगे ब्रेकडाउन हो गया। सो इसमें ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर इसका ब्रेकडाउन हुआ, देन उसके बाद फिर अगेन वही कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमें लोअर ऑर्गेनिज्म यीस्ट में देखने को मिलता है। अच्छा, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो 2 कंडीशन एक हमारी ह्यूमन मसल सेल्स में भी देखने को मिलती है। तो मसल सेल्स में बनता है लैक्टिक एसिड, जो एक और 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का, C2H5OH, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी हम इसको नाम देते हैं, और इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। जबकि जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, आपके इस पावर हाउस ऑफ द सेल में, यानी कि सेल ऑर्गेनेल में, तो ये आपको एनर्जी देती है। और ये एनर्जी किस में होती है? एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, इसलिए। ठीक है, समझ आया है ना? तो ये चार्ट आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अच्छा क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है? फास्ट होता है, स्लो होता है? क्या प्रोडक्ट सेम निकल रहे हैं? क्या प्रोडक्ट सेम ब्रेक डाउन हो रहे हैं? कई चीजें सेम है, लेकिन कई डिफरेंसेस भी हैं, तो उनको कैसे जानेंगे? और जब भी आप डिफरेंस करेंगे तो हमेशा कैसे करना है? आपको टेबुलर फॉर्म में करना है, मैंने आपको बताया था। तो लेट्स टेक अ हेल्प ऑफ दिस टेबल। प्लांट रेस्पिरेशन, जितने भी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, लाइक उसका रूट हो गए, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, दे परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ये सारे इंडिविजुअली जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं लीव से अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लीव्स हो, स्टेम्स हो या फिर रूट्स हो, वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एनिमल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट, या अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं वो प्रोसेसिंग करते हैं, राइट। फास्ट ब्रीदिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी या फास्ट रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा यहां पे हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता। There is a little transport of respiratory gases from one part to the other during the respiration. यहां ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हमें गैसेस के बीच में देखने को नहीं मिलती, जबकि जब हम बात करते हैं किसमें? एनिमल रेस्पिरेशन में, सो रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी। सो यहां ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। कहां पर? जब हम बात करते हैं एनिमल में रेस्पिरेशन की, जबकि यहां ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कम देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं किसकी? रेस्पिरेशन की प्लांट्स के अंदर। तो ये एक डिफरेंशिएट हम इसमें बोल सकते हैं। अच्छा, एक और हम इसमें बात क्या कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में अकर होता है एक स्लो रेट के साथ, यानी जो प्रोसेसिंग है रेस्पिरेशन की प्लांट्स में वो स्लो है, जबकि एनिमल्स से अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ये प्रोसेस एनिमल्स में फास्ट होती है। ठीक है, कैसी होती है? फास्ट होती है, राइट। तो ये 3 डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स और रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर। ये कुछ सवाल थे लर्नर्स जो 3 मार्क्स में पूछे गए थे टॉपिक रेस्पिरेशन से, और एक की पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो कि आपका रेस्पिरेशन का है, एरोबिक और एनारोबिक का, जिसपे सवाल बार बार पूछा जा रहा है और पूछा जाता रहेगा। सो हमारे स्क्रीन पे पहला सवाल हमारे पास है ये, why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism? explain. हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में भी ये सवाल देखा, अक्सर पूछा जाता है कि क्यों जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीथ जो या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो फास्टर ब्रीथ करते हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल वंस। देखते हैं अभी किस तरह से इसमें। उसके अलावा यहाँ डायग्राम है, देखिए डायग्राम ऐड किया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये सवाल लास्ट ईयर 2020 में एक सेट में आया था, राइट। सो ये सवाल आपका आया था जिसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना था, जिसमें आपको कुछ पार्ट्स मेंशन करने थे, और वो थे फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम एंड एल्वियोलाई सेक। एल्वियोलर सेक को हमने रिप्रेजेंट करना था। जरा देखते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे भी सीखा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो इंस्पायर करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, है ना। हमारे आज साधारण भाषा में अगर समझो तो भाई जो जल में रहने वाले यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वहां उनको एक डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन मिल रही है। कैसी फॉर्म में? डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन मिल रही है। जबकि हम यानी कि ह्यूमंस या कुछ अदर वर्टिब्रेट्स जो हैं या कुछ अदर जो मैमल्स हैं, कुछ अदर मैमल्स आ रहे हैं, कुछ अदर मैमल्स जो कि इस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको फ्रीली ऑक्सीजन जो है वो एक जितना अमाउंट में चाहिए उनको मिल रही है।
लेकिन ऐसा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं होता। उनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कैसी फॉर्म में मिलती है? डिसॉल्व फॉर्म में, राइट। सो द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स thrive on the dissolved oxygen present in the water. Air contains about 21% of oxygen, while water has then 1% oxygen in dissolved state. जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो यहां ये रेशियो आता है हमारा, जबकि वाटर हैज लेस देन 1% ऑक्सीजन इन डिसॉल्व्ड स्टेट। सोच रहे ना कि यहां हमारे पास 21% है और वहां 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है उनके पास। तो ब्रीथ तो फास्टर करना ही है, गिल्स की हेल्प से करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? फास्टर करते हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल वन। सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द वाटर एज मच अ स्लोअर रेट एज कंपेयर टू एयर। तो एयर के कंपैरिजन में यहां रेट जो है वो स्लोअर जाता है। अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैज द एडवांटेज ऑफ यूटिलाइजिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज अ फास्टर रेट with lesser effort, whereas the aquatic organism have to put more effort. तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, इजिली ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाने पड़ते हैं। सो देयरफॉर ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, पीछे भी हमने कई 3 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि अगर 5 नंबर में हमें लिखना है तो किस तरह से उसको लिखें। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ शब्द जो है, कुछ वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में दिखाए गए हैं। आगे चलते हैं। लेवल डायग्राम अगले पार्ट में पूछा गया है। ये आपका डायग्राम है। अब आपको इसी तरह से डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करना है। आप बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए कहा जाता है। अब आपको जितने उसमें पार्ट्स याद हैं आप वो बनाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 5 to 6 पार्ट्स आपको पता हो। कम से कम 6 पार्ट तो आपको पता होने चाहिए। अब मैं 6 पार्ट ही क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा कि आप कोई भी सिस्टम जो भी आप पढ़ते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एटलीस्ट आपको उसके 6 पार्ट्स पता होने चाहिए। और 6 पार्ट्स के साथ साथ इन 6 पार्ट्स की फंक्शनिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर 6 पार्ट पूछे जाते हैं तो हर पार्ट, ये जो क्वेश्चन आएगा ये हर पार्ट आपका आधा मार्क्स का होगा। लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये फ्रेम होगा। ये पार्ट जो है यूजुअली आप देखेंगे कि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट्स में पूछे जाते हैं। तो कहीं वही मेरा मतलब था आपको ये चीज बताने का। तो जो जो पार्ट्स आपके पूछे गए हैं आप उनको, डायफ्राम हो, एल्वियोलर सेक हो, ब्रोंकाई हो, ट्रेकिया हो, ये सभी आपने बना दिया। ठीक है, तो ये सवाल डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप लोग करें, अच्छे से खुद से बनाएं, जितने ज्यादा बना सकते हैं, राइट। और ये चीज वही ध्यान रखनी है, एटलीस्ट 6 पार्ट तो आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ फ्लो चार्ट शोइंग द 3 डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अगेन दिस क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में भी बताया, प्रीवियस कुछ क्वेश्चन जो हमने करे 3 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले, जिसमें हमने बात की कि आपको फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो ग्लाइकोलाइसिस की कंडीशन है, जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमें देखने को मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। वही चीज हमने सीखी और वही चीज इसमें भी हमें करनी है। तो बोर्ड 2015 में ये जो है सवाल पूछा गया है। आगे देखते हैं। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये थोड़ी सी नई चीज अभी जो अभी तक देखने को नहीं मिली थी, वो यहाँ पे हमें देखने को मिली। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर मैं आपको यहीं बता दूं तो वो हीमोग्लोबिन के बारे में बात हो रही है। स्टेट द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन भी अच्छा है, कोलैप्स होने से बचाता है एयर को इन आवर थ्रोट। ठीक है, कोलैप्सिंग होने से बचाता है। और ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जब आप देखते हैं जहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, उस डायग्राम के नीचे तीसरी या चौथी लाइन आपको मिलेगी जहां पे इन कार्टिलेज का फंक्शन जो है आपको, या पीछे वाले पेज पे उस पे मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये कहता है यहाँ पे रेफर टू आंसर पीपीटी 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको वो फ्लो चार्ट बनाना है यहाँ पे, राइट। तो आप वहां से अगर आपको आंसर लिखना है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसके अंदर 2 चीजें देखोगे, जहां पर आप एक एरोबिक और दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को समझते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जो हमने बात की यहाँ पे, तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन आपको आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये चीज जानते हैं। तो ये क्या करता है? ये फास्टर वे में ऑक्सीजन को रैपिडली बाइंड करने में अपना रोल प्ले करता है। तो हीमोग्लोबिन की हेल्प से क्या होता है? इस हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन जो है वो रैपिडली हमारी बॉडी में फास्टेस्ट जो है वो
ट्रैवल करती है या मूव करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, हम ये कह सकते हैं। तो अगर ऐसा ना हो, सोचिए अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो शायद इतनी तेजी से ऑक्सीजन फास्टली या फिर ट्रैवल कर ही ना पाए या ट्रांसपोर्ट कर ही ना पाए हमारे बॉडी के अंदर। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन दूसरा यहां पे पूछा गया है, ये भी अच्छा सवाल है, पूछ लिया जाता है कई बार एक शॉर्ट क्वेश्चंस में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर सी इन शेप, लाइक सी की तरह होती हैं शेप में। जब आप देखेंगे उस डायग्राम को तो उसमें आपको इस तरह की देखने को मिलेंगी, तो सी इन शेप, स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर। These cartilaginous rings prevent the trachea from collapsing and blocking the airway. हवा के पासेज को ब्लॉक होने से और आपस में टकराने से बचाती हैं ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये इसका फंक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं आगे सवाल क्या पूछा गया है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड डायफ्राम। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल जो है 2013 में पूछा गया। अभी मैंने आपको 6 पार्ट्स के बारे में बताया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 3 पार्ट्स बोले गए हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे पार्ट्स भी कई क्वेश्चन के कर दिए। यहाँ ए, बी और बी के 2 पार्ट आगे कर दिए गए हैं। सो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम एंड देन उसमें ट्रेकिया, ब्रोंकाई और डायफ्राम। ब्रोंकाई जो आपको लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि डायफ्राम जो ट्यूब है वो आपको नीचे लंग्स के देखने को मिलती है जब आप लंग्स को ड्रॉ करते हैं। राइट, बहुत खराब। और यहां आपको अंदर जो है ब्रोंकाई जो है वो देखने को मिलती है। राइट, सो गिव अ रीजन। तो ये आपका डायफ्राम हो गया और उसके अलावा आपके ट्रेकिया जो ऊपर पाइप की जब हम बात करते हैं तो वहां ट्रेकिया आपको देखने को मिलता है। अभी देखेंगे हम, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये वर्ड अगर ठीक से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। जब आप लास्ट टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो वही एनसीईआरटी में सबसे नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में ऊपर 8 या 10 लाइन में रेजिडुअल वॉल्यूम आपको मिलेगा। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी है तो इसको देखिएगा। वैसे मैं अभी आपको ये समझाने वाला हूँ। नोस्ट्रल्स आर लाइन्ड विद म्यूकस, ये भी पढ़ते हैं। तो इनका आंसर देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ लिखा है कि रेफर्स टू आंसर बी, यानी कि सेम आपको वही डायग्राम जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की उन्हीं में से आपको कुछ पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। जो नई बात है यहाँ पे कि लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम। होता क्या है, जब आप एक नॉर्मली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं ना, तो उसके एक्सहेलेशन करने के बाद आपके कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स में प्रेजेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके अलावा और भी बहुत सारी वॉल्यूम्स होती हैं जिसको हम टिडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एटसेट्रा इन नामों से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात की गई है। तो क्या कहा मैंने, जरा उसको किताबी भाषा में समझते हैं। सो लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम सो दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड देयर मस्ट बी सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। तो जब भी हम इनहेलेशन करते हैं और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं सो एक सफिशिएंट टाइम होता है ऑक्सीजन के पास एब्जॉर्ब होने का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होने का। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज इट प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो ये जरूरी भी है, कुछ अमाउंट में रेजिडुअल वॉल्यूम का होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि लंग्स को कोलैप्स होने से ये बचाता है। तो आम भाषा में या साधारण भाषा में कहूं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद जो वॉल्यूम एयर की बची रह गई लंग्स में, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिड्यू, बचा रहना। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल यहां पे ये था म्यूकस को लेके कि नॉस्ट्रल्स आर लाइन्ड विद म्यूकस। सो म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रल्स। जानते हैं हेयर्स का फंक्शन तो वैसे भी क्या करते हैं, आपको डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनको अंदर ज्यादा जाने नहीं देते। कुछ यही काम म्यूकस भी करता है। तो म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रल हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एयर। तो जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं इसके साथ साथ कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स जो है वो आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना जाएं, इनको रोकने का काम करती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं। सो इट ट्रैप्स द हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो ये काम हुआ इनका। तो ये सवाल भी 5 नंबर का जो है पूछा गया और कई पार्ट्स होते इसमें पूछे गए थे। तो ये थे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड 5 नंबर वाले क्वेश्चन। आई होप कि मैं आपका इसमें डाउट क्लियर कुछ कर पाया हूं।